हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है। मैं यहाँ पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की पढ़ा रहा हूँ, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मतलब एनसीईआरटी जो हमारी चल रही है, उसकी ये लास्ट वीडियो है। 9th क्लास की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूरी एनसीईआरटी में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चले और सिलेबस का कितना पार्ट हमारा कवर हो गया। लगभग हमारे सिलेबस का 40 to 45% कवर हो गया है। बाकी का जो बचा हुआ है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी से है और 2-3 टॉपिक हैं जो बाहर से हमें पढ़ने हैं, वो हम बाहर से पढ़ेंगे। तो यहां तक आपका क्लियर है। तो आज की वीडियो हमारी फंडामेंटल राइट की लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग, और क्या देखेंगे, अधिकारों के बढ़ते दायरे, अधिकारों बढ़ते दायरे, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ये दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक मानवाधिकार आयोग और दूसरा टॉपिक अधिकारों के बढ़ते दायरे। और उसके बाद हमारी एनसीईआरटी 9th की पैक हो जाएगी और सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानव अधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एक तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो कमेंट करके मुझे बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पूरा लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, तो मुझे कुछ लिखना नहीं है। मैंने एनसीईआरटी से यही चीजें छाप दी है और आप देख लेंगे, ठीक है। कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे गुजरात के दंगे, और उससे पहले जब इंदिरा गांधी को मारा गया था तो 1984 में भी दंगे हुए थे। तो वो वाले दंगे, इस तरह के जब दंगे होते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। और देश भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। वो किनके द्वारा उठाए जाते हैं, मानव अधिकार संगठन के द्वारा उठाए जाते हैं। और ये संगठन क्या करते हैं, दोषियों को पकड़ते थोड़ी नहीं है। ये संगठन, मानव अधिकार संगठन का काम दोषियों को पकड़ना नहीं है, केवल क्या करना है कि जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन अधिकारों की गंभीरता को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना और इससे जागरूकता फैलाना, ये काम है। और क्या क्या किया जाता है कि ऐसे में जो पीड़ित होते हैं, पीड़ितों की तरफ से दखल देने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इनके लिए काम करता है। मतलब किनके लिए काम करता है, पीड़ितों के लिए काम करता है। पीड़ित कौन होंगे, जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। और इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कब बनाया गया था, 1993 में कानून के द्वारा इसे बनाया गया था। ये एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है। न्यायपालिका की तरह ही आयोग को भी सरकार से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, वैसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सरकार से स्वतंत्र है। अब आयोग की नियुक्ति कौन करता है, आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें आमतौर से कौन होंगे, जो रिटायर्ड जज होते हैं उनके और अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को नियुक्त किया जाता है। कौन कौन को नियुक्त किया जा सकता है, या तो सेवानिवृत्त जज होने चाहिए, रिटायर्ड जज होने चाहिए, या फिर अधिकारी होने चाहिए, या प्रमुख नागरिक जिन्होंने इस तरह के काम किए हों। राष्ट्रपति को जो उचित लगते हैं उन लोगों को ही वो नियुक्त करते हैं। ये तो हो गया नियुक्ति के बारे में। अब बात करें कि जो अदालती फैसले होते हैं उन फैसलों को क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लेता है, क्योंकि अभी हमने न्यायालय की बात की कि न्यायालय की तरह ही शक्ति प्राप्त है। तो न्यायालय की तरह ये जजमेंट नहीं देते, ये फैसले नहीं देते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने के,
लिए ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, सारा ध्यान कहां जाएगा? मानवाधिकार आयोग का सारा ध्यान पीड़ितों की ओर जाएगा कि पीड़ितों के साथ क्या हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उनके लिए ही काम करें। संविधान प्रदत्त अधिकार भी इसमें शामिल है, मतलब संविधान में दिए गए अधिकार भी इसमें शामिल हैं। केवल बाहर के अधिकारों को नहीं, मानव अधिकार में जो सूची दी गई है उस सूची से अलग जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की जो परिभाषा है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई थी। यही मैंने बताया था, संयुक्त राष्ट्र की जो एक संधि हुई थी जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था, और इस संधि में अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल थी। और कौन कौन सी इसमें प्रावधाएं लगाई गई थी? 1966 में प्रावधाएं, 2 प्रावधाएं आई थी, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद को किसी को सजा नहीं देता, खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, उसके पास अधिकार ही नहीं है कि वो खुद को खुद सजा दे किसी को। इसका काम किसका है? सजा देने का काम जज का है, मतलब अदालतों का है, न्यायालय का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है कि जांच करता है, वो जांच करेगा उस जगह पे, और जांच करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। वो जांच करेगा, स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करता है, और ये जांच की रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगा? न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, फिर न्यायालय उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देगा। तो ये काम है मानवाधिकार आयोग का। और इन जांच को जो करता है तो उसे बहुत सारे अधिकार भी हैं, जैसे वो किसी को, जो विक्टिम है उस विक्टिम को अपने विक्टिम से बात कर सकता है, उसके साथ साथ जो वहां पर काम किया है, जिन्होंने गलत काम किया है उन्हें अपने पास बुला सकता है, कोई भी रिपोर्ट को वो अपने पास बुला सकता है, और इसके साथ साथ कोई अधिकारी जो उसमें काम कर रहा है उसे अपने पास बुला सकता है कि आइए हमें आपसे बात करनी है, और वो जाएंगे। उनके पास अधिकार है, मानवाधिकार आयोग के पास अधिकार है कि उन्हें बुलाएं। ठीक है, तो देश के मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए ये काम क्या करते हैं? चेतना जगाने का काम करते हैं। और आयोग अपनी जांच की जो रिपोर्ट होती है और सुझाव होते हैं वो सरकार को देता है, और पीड़ितों की ओर से अदालत में भी दखल देता है। एक तो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, पहले तो कोई एक जांच की, उसने जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट सबसे पहले तो वो सरकार को देगा कि देखिए ये जांच मैंने की है और इस जांच की ये रिपोर्ट है, ये आप रखिए। उसके बाद अगर पीड़ित है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करेगा? अदालत में केस चल रहा है, उस अदालत में वो जाएगा और पीड़ित की तरफ से अपनी दलीलें देगा, दखल देगा, और उसके लिए अधिकारों को मांगने का काम करेगा। ये काम हो गए मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, अपनी जांच के सिलसिले के पास उसके पास व्यापक अधिकार है। क्या क्या? अगर चश्मदीद गवाह हैं, यही मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चश्मदीद गवाह हैं उन्हें अपने पास बुला सकता है, समन भेजकर बुला सकता है। समन का मतलब होता है एक जैसे नोटिस होता है, एक नोटिस भेजा जाएगा कि आप आइए हमारे पास। ठीक है, उसके साथ सरकारी अधिकारी से भी पूछताछ कर सकता है, सरकारी दस्तावेजों की भी मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच भी कर सकता है, और घटना स्थल पर अपनी खुद की जांच टीम को भेज सकता है। ये सारे अधिकार हैं मानवाधिकार आयोग के पास। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह ही राज्यों के मानवाधिकार भी हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग भी हैं। तो कितने राज्य मानवाधिकार आयोग हैं? 26 राज्य मानवाधिकार आयोग है, और ये रिपोर्ट कब की है? 10 दिसंबर 2018 की है। तो आपको बताना है, अभी तुरंत सर्च करिए और सर्च करके बताइए कि अभी 10 अक्टूबर 2024 तक कितने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है? 26 है या उससे ज्यादा है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अब बात करते हैं, यहां तक तो हो गया मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं अधिकारों का बढ़ता दायरा। अधिकारों के दायरे कैसे बढ़ रहे हैं? आपने कभी भी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार उससे पहले जो मूल संविधान है उसमें पढ़ा था? उसमें नहीं है। अगर आप बेयर एक्ट उठा के देखेंगे तो संशोधित होके आर्टिकल 19 में जरूर डाला गया है प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन अभी भी उसमें नहीं है, मूल अधिकार में नहीं था। इसके साथ सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये चीजें क्या करी गई हैं? विस्तारित की गई हैं अपने अधिकारों की। ये अधिकार पहले नहीं थे।
जब 1950 में अपना संविधान लागू किया गया था, तब इस तरह के अधिकारों की हमें जरूरत ही नहीं थी, इस तरह के अधिकार हमें मिलने ही नहीं थे। बाद में जब हमें इनकी जरूरत पड़ी, तब इन्हें संविधान में संशोधन करके डाला गया था। अब स्कूली शिक्षा क्या हो गया है, हर व्यक्ति का अधिकार हो गया है। अब तक जो 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा थी, अनिवार्य शिक्षा थी, वो कहां थी, मतलब निःशुल्क शिक्षा थी, केवल अनिवार्य शिक्षा नहीं लिखा गया था, वो लिखी हुई थी हमारी डीपीएसपी में। अब क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 21A में क्या बोल दिया गया, अब जो निःशुल्क शिक्षा थी 14 वर्ष तक की, वो अनिवार्य कर दी गई कि अब देनी ही पड़ेगी। इसके साथ संसद में नागरिकों को सूचना का अधिकार देने का कानून भी पास कर दिया गया और विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी भी प्रस्तुत कर दी गई और हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। आरटीआई जारी करते हैं ना आप, आरटीआई। और आप ये भी पूछ लेते हैं कि आरटीआई में कितने, अभी जो डीएसएसबी में एग्जाम होने वाला है उसमें कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सरकारी दफ्तरों से और वो उसके लिए बाध्यकारी होंगे, सूचना देने के लिए बाध्यकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अधिकारों में इस तरह की बातें कर दी गई हैं, हमारे संविधान में इस तरह की बातें लिख दी गई हैं, तो अब कोई भी इनका हनन नहीं कर सकता है। हाल ही में क्या हुआ है, जीवन के अधिकार का नया विस्तार हुआ है। जीवन के अधिकार में आपने देखे, मैंने आपको 10-12 पॉइंट थे वो आप मैंने बताए थे। विकल्प का अधिकार, ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट है। इंटरनेट पाने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ये सारी चीजें क्या है, जीवन के अधिकार में शामिल करी, आर्टिकल 19 में शामिल करी गई। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इतनी सारी चीजों को ऐड कर दिया गया है इसमें कि अब नए नए आयाम हमें देखने को मिलते हैं। और अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं रहा, अब मौलिक अधिकारों के बाहर भी चीजें मिलने लगी। जैसे कि हमने 300A देखा, 300A ये क्या है, विधिक अधिकार है, और ये क्या है, ये हमारी संपत्ति का अधिकार है। इसके साथ ही अगर आप बात करें कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार भी आपके पास है, क्या ये मौलिक अधिकार है? नहीं, ये विधिक अधिकार है। तो इस तरह के अधिकारों को भी हमने अपने आसपास देखा, अपने संविधान में देखा कि केवल संवैधानिक दायरे तक ही नहीं शामिल किया गया है, मौलिक अधिकारों तक ही शामिल नहीं किया गया है अधिकारों को, और भी अधिकारों का विस्तार लगातार किया जा रहा है। अब बात करें, संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है। कौन कौन से अधिकार देता है? जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। विधिक अधिकार है, विधिक या संवैधानिक अधिकार एक ही बात है, ठीक है। चुनाव में वोट देने का अधिकार सब क्या है, महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार किया जाता है, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही आ गया है, आपने देखा होगा। और जो नैतिक दावे हैं जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, उनके अधिकारों का भी विस्तार किया गया है। अब अधिकारों की परिभाषा को ही बढ़ा रहे हैं हम कि अधिकार केवल बाह्य, जैसे हमने स्वतंत्रता की बात की तो स्वतंत्रता के दो हमने अर्थ देखे। एक तो बाह्य रूप से हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि कोई हम काम कर रहे हैं उसमें लोगों का टोका टाकी ना हो, ठीक है, लोग उस काम को ना रोक सके। लेकिन अब केवल स्वतंत्रता का यही अर्थ था? नहीं, स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि हम अपने अंतर्मन से भी स्वतंत्र हों, हम किसी काम को करने से झिझके ना, हमें इस तरह की संस्कृति में ढाला जाए, हमें इस तरह के समाज में ढाला जाए कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारा मन भी स्वतंत्र हो। हम जो चीज करना चाहते हैं वो किसी दबाव में आकर ना करें, हम क्या करें, हमारे पास इस प्रकार की स्वतंत्रता हो कि हम कोई भी काम करना चाहें वो बात हमारे मन में भी आनी चाहिए और हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकें, लोगों के साथ साझा कर सकें और लोग हमारी खिल्ली ना उड़ाएं। इस तरह के दावे भी बताए गए हैं। दुनिया में लोकतंत्र के जो फैलाव है उसके साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे सर्वमान्य नैतिक दावों को माने और उन्हें कानूनी रूप दें। अब क्या केवल भारत में जो चीजें होती हैं उनका प्रभाव अन्य देशों पर नहीं पड़ता, या अन्य देशों में जो चीजें हो रही हैं उसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ रहा? मान लीजिए जब हमारे यहाँ पर गोरे काले का भेद की बात करी गई, वैसा ही क्या अमेरिका में नहीं किया गया?
अमेरिका में भी गोरे काले के भेद की बात जब की जाती है तो उसका प्रभाव भी हमारे देश पर पड़ता है। तो मतलब क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजों को सर्वमान्यता प्रदान करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि देखिए उस देश में इस तरह के हमें अधिकार मिल रहे हैं तो हमारे देश में भी इस तरह के अधिकार क्यों नहीं है, इनका कानून क्यों नहीं बनाया गया है। इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके दायरे भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब बात करें दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका अभी लेटेस्ट है, जो भी संविधान अभी बनाए गए हैं, जो भी लोकतंत्र के संविधान बनाए गए हैं, उसमें दक्षिण अफ्रीका का लेटेस्ट है और इसमें बहुत सी बातें करी गई, जैसे निजता का अधिकार। निजता के अधिकार में क्या है, कोई भी फोन टैप नहीं हो सकता। अभी आज के दिमाग में पेगासस की आपने सुना होगा, पेगासस वायरस, उसने क्या किया, फोन टैप करने वाला ही तो था, लेकिन सरकार ने क्या कहा, ये हम क्या किस लिए कर रहे हैं, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और सुरक्षा में किन लोगों का फोन टैप हो रहा है, अपने ही विपक्षी दल के लोगों का फोन टैप हो रहा है। ये चीजें मान्य नहीं है। इसी वजह से निजता का अधिकार दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, चिट्ठी या पत्र को नहीं खोल सकता, क्योंकि दूसरे के लिए वो चिट्ठी लिखी गई है, आप उसे खोलकर नहीं पढ़ सकते। उसके साथ साथ पर्यावरण के अधिकार मिले हैं। क्या हमें लोगों को स्वस्थ रखना है, हमें कुशल क्षेत्रों में रखना है, जिन क्षेत्रों में वो काम कर सके, अपने दिमाग का विकास कर सके, तो उसके लिए हमें स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता है। पर्याप्त आवास पाने की व्यवस्था, ये सारे दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये हमारे देश में भी अब जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और वो जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उसका तब तक इलाज नहीं होगा जब तक कि पुलिस वहां पहुंच ना जाए और इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, तब तक उसका इलाज नहीं होगा, तब तक इंसान मर जाए। अब क्या बोला गया है कि अगर किसी को आपात चिकित्सा की जरूरत है तो आप उसका इलाज करिए, इलाज करने के बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हो जाएगी, उसे बाद में रखेंगे, क्योंकि इंसान के जीवन से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। अगर जीवन ही खत्म हो गया तो फिर इंसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये भी हमारे अधिकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रगति पत्र, तो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र का मतलब यह है कि उनमें शपथ ली जाती है कि हमें ऐसे काम करने हैं, इन पर दबाव नहीं होता है, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। लेकिन हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं ना, प्रतिज्ञा तो हम इस बात की भी लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने आसपास सफाई रखूंगा, कूड़ा करकट नहीं होने दूंगा, अपने आस पड़ोसी गांव और शहर के लोगों को भी ये समझाऊंगा कि कूड़ा करकट ना फैलाएं। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने इस प्रतिज्ञा को लिया और उसके बाद उसका पालन किया, कितने लोगों ने किया। आप कितने तक सीमित रह सकते हैं, खुद की सफाई कर सकते हैं, अपने घर की सफाई कर सकते हैं, आस पड़ोस की सफाई कर सकते हैं। आप लोगों को बता ही नहीं सकते और लोग आपकी बात को मान जाएं। आप एक दो को बताएंगे, उसके बाद वो उल्टा जवाब दे देंगे, फिर आप बताना ही बंद कर देंगे। तो इस तरह की जो प्रतिज्ञाएं होती हैं वो भी ली जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि का रूप ले लेती हैं। अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, जो आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति के अधिकार है उनका अभी तक नहीं हुआ है। इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट शामिल है, जैसे काम करने का अधिकार। अब हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, वो काम पर जा सकता है, अपने जीविका का उपार्जन कर सकता है, उसे अवसर मिलने चाहिए। अब हमारे यहाँ पर क्या काम पाने का अधिकार आसान है? क्या सभी लोगों को काम मिल सकता है? हमारे पास संसाधन ही इतने नहीं है कि हम लोगों को काम दे सकें। तो इसी वजह से क्या है, इन चीजों पर अभी तक मान्यता नहीं मिली है, बस लिख दिया है। काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल भी मिलना चाहिए, इनका अधिकार होना चाहिए। मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर एक मजदूर है, वो कहता है हम लेंगे 400 रुपए, मजदूरों की भीड़ इतनी है कि दूसरा कहता है हमें 350 दो, हमें लेके जाओ। आप क्या करोगे, 350 वाले को ले आओगे। 400 रुपए में ही एक घर का काम खर्चा चल सकता है, लेकिन उसे मजदूरी कितनी मिली है, 350। वो भी ये सोचता है कि चलो 350 ही तो मिले, 50 रुपए ही तो कम है,
आज दाल ही बना के खा लेंगे, आज आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनाएंगे और 350 में ही काम चला लेंगे। क्या ये सम्मानजनक जीवन स्तर है? नहीं है। उसे भरपूर भोजन नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर अभी तक लागू नहीं है। इन चीजों को लागू करने की बात की जा रही है। अगले पॉइंट में जो समुचित जीवन स्तर है, उसे जीने का अधिकार, जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान के अधिकार शामिल है। हमारे देश में भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो वो होते हैं अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, मकान बनाए जाते हैं। म्युनिसिपालिटी के जितने भी घर हैं, उन घरों को किराए पर दिया जाता है। लोगों को किराए पर नहीं, मतलब उन्हें मकान वितरित किए जाते हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी चीजें चल रही हैं। ये क्या है, ये इसी पे ही काम कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी होने की वजह से हम इस तरह के कामों को बहुत धीरे ढंग से ले जा सकते हैं, एकदम से ही इसे लागू नहीं किया जा सकता। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार। अब प्रत्येक व्यक्ति को बीमा सरकार दिलाए, ये तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। 200-250 रुपए का बीमा होता है। लेकिन आपने क्या देखा होगा, अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है, इसमें अन्न का वितरण किया जाता है। तो खाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, मकान के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिए हम किस तरह के काम कर रहे हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा कि प्रत्येक गलियों में अब क्या हो गया है, वो लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं। आपने देखा होगा डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा आपको देखने को मिला? क्या आपको मध्य प्रदेश में ऐसा देखने को मिला? हर जगह पर इस तरह के संसाधन का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। दिल्ली जैसे जगह पर बहुत ज्यादा इस तरह के माहौल को गलत तरीके से देखा जा रहा था कि सुरक्षित ही नहीं है लोग। जब सुरक्षित नहीं है तो वहां पर सरकार की मजबूरी हुई और सरकार ने इस तरह के कदम उठाए, वहां सीसीटीवी की व्यवस्था की। अब जो दिल्ली में क्राइम है वो कुछ हद तक सीमित हुए हैं। बात करें स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल के समय महिलाओं के लिए खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, ये काम भी लगातार चल रहे हैं। बीमारियों का इलाज, अब क्या हो रहा है, एक कार्ड बन रहा है आपका, जिसमें उस कार्ड का नाम मैं भूल गया, एक कार्ड बनता है जिसमें आपको क्या है, मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, ठीक है। प्रजनन के समय महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। क्या क्या काम किए जा रहे हैं कि अगर जैसे आप को छुट्टी दी जाती है तो 6 महीने की छुट्टी, और वो पेड होगी, मतलब अगर आपने 6 महीने की छुट्टी ली है तो 6 महीने का आपको पेमेंट मिलेगा, वेतन मिलेगा। महामारियों से रोकथाम, सफाई अभियान कितने चल रहे हैं, और भी चीजें जैसे सैनिटरी पैड्स हैं, इन्हें मुफ्त में बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? क्योंकि इन तरह की चीजों, स्वास्थ्य के आधार पर हमें क्या करना है, कई काम करने हैं। शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर, लेकिन उच्चतर स्तर तक शिक्षा की पहुंच के लिए काम अभी तक नहीं हुआ है। प्राथमिक स्तर पर हमारा काम चल रहा है और प्राथमिक स्तर पर काफी अच्छे से काम चल रहा है। ओके, तो इतना समझ गए आप। इसके बाद बात करें कि इसमें एनसीईआरटी में कुछ क्या दिए हुए हैं, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, शब्दावली है, शब्दावली के बारे में। तो प्रतिज्ञा पत्र में बता चुका हूं क्या है, कुछ नियम सिद्धांत के एक वो है, संधियां हैं, मतलब एक पत्र होगा, उस पत्र पर कुछ लिखा होगा, पॉइंट लिखा होगा, उस पर दस्तखत कर दिए जाते हैं। तो ये प्रतिज्ञा पत्र हो गया कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है। दावा क्या है, सभी नागरिकों, समाज और सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों को मांगना। यही तो है मौलिक अधिकार। है क्या मौलिक अधिकार? दावा है। किस पर दावा है? सरकार पर दावा है। किसके लिए दावा है? नागरिकों के लिए दावे हैं, ठीक है। दलित क्या है? दलित एक जाति है जिसे जन्मजात घोषित किया जाता है कि ये दलित जाति का व्यक्ति है। इसमें अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग, ऐसे शब्द होते हैं ना, इन शब्दों को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना शुरू करिए, ठीक है। इन शब्दों को जैसे अरे कुछ कहते हैं, जैसे शब्द कह दूं, अगर मैं वो शब्द कह दूं तो ये गलत में आ जाएगा, शब्द बोला ही नहीं, आगे छोड़ो इस बात को। जातीय समूह, जाति समूह क्या होता है? मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या एक वंश के होते हैं, उन्हें जाति समूह कहते हैं। जैसे हिंदू में आपने देखे होंगे कौन कौन से जाति होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति को जातीय समूह ही तो कहेंगे। सांस्कृतिक आचरण उनके एक जैसे होने चाहिए, धार्मिक विश्वास एक जैसे होने चाहिए, और ऐतिहासिक स्मृतियां भी होनी चाहिए जिनसे वो एक दूसरे से जुड़ सके, उसे हम जातीय समूह कहते हैं।
आगे जो 3 पॉइंट है उन्हें भी देख लेते हैं। समन क्या होता है? समन मैंने बताया था कि एक आदेश है, वो अदालत द्वारा जारी किया जाएगा और जारी करके किसी व्यक्ति के पास जाएगा और उसे उसकी बात माननी होगी और मानने के बाद अदालत में उसे प्रस्तुत होना होगा। अवैध व्यापार क्या मतलब होता है? व्यापार का मतलब तो होता है खरीद बिक्री, लेकिन अवैध का मतलब होता है अनैतिक कामों की खरीद बिक्री, अनैतिक चीजों की खरीद बिक्री। इसमें क्या है? स्त्री हैं, पुरुष हैं, दिव्यांगजन हैं, बच्चे हैं और इलीगल वेपन, ये भी आपके में आएगा, अवैध व्यापार में आएगा। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और ये क्या होता है? औपचारिक लिखित आदेश होता है। ठीक है, एक आदेश होगा जो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है? मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी होती है। ये रिपोर्ट भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस जगह पर इंपॉर्टेंट होती है। बाकी को आपको बस यही याद रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्थान है और यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रिपोर्ट को जारी करती है। तो यहां आपका टॉपिक खत्म होता है, यहां आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है, यहां आपका 5वां चैप्टर खत्म होता है, सब कुछ यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अब अगली क्लासेस हमारी आएंगी, तो देखिए आप पीवाईक्यूज की क्लासेस भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ 1 नवंबर से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होंगी और उसके साथ 1 नवंबर से ही आपकी किसकी स्टार्ट होगी? पॉलिटी की 10th की स्टार्ट होगी। ठीक है, 10th की क्लास स्टार्ट होगी और उसके साथ 3 क्लासेस आपको मिलेगी, एक पीवाईक्यू की क्लास मिलेगी, एक इकोनॉमिक्स की मिलेगी, एक पॉलिटी क्लास, डेली एक क्लास मिलेगी। आपका टाइम अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। एक तो क्लास हमने 9 बजे तक क्लियर कर रखी है, ठीक है, दूसरी क्लास आपको 12 बजे की क्लियर कर रखी है और जो ज्योग्राफी वाले टीचर हैं वो भी आपकी क्लास अपलोड करते हैं, तो अभी तक उनका भी टाइम डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो हम एक टाइम भी बना लेंगे कि 1 नवंबर से हमें किस तरह से अपलोड करनी है। आपको क्या करना है? आपको तब तक आपको दिवाली की छुट्टी मिल रही है, उस छुट्टियों में हम वीडियो तो अपलोड करते रहेंगे, लेकिन उन छुट्टियों में आपको 9th क्लास की जितनी भी ये क्लासेस हो चुकी हैं, मेरे ख्याल से 34 क्लासेस होंगी, तो 34 क्लासेस आप देख लीजिए, बिंज वॉचिंग करिए और बिंज वॉचिंग करके आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना हो गया सिलेबस। अब इसके अकॉर्डिंग मैं पीवाईक्यूज लेके आऊंगा, तो पीवाईक्यूज आपके क्या होंगे? आराम से आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपके मन में कोई भी दुख, दुविधा, सुविधा, कुछ भी चीजें जो आ रही हैं, अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।